गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए लास्ट टॉपिक हमारा टॉप चल रहा था काइनेटिक थ्योरी एंड रेडिएशन। काइनेटिक थ्योरी रेडिएशन में हमने अजम्पशंस पढ़ी। अजम्पशंस के बाद हमने टॉपिक प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस पढ़ा। उसके बाद ये लास्ट वीडियो में हो चुका है और काइनेटिक रेडिएशन के बारे में हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ा। काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंट कंसेप्ट पढ़े। उसके बाद CRMS प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी पढ़ा, टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद हमने टॉपिक स्टार्ट किया था क्या, हीट, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। ये टॉपिक हमने पढ़ा था। उसके बाद मैंने ये बताया था कि अमाउंट ऑफ हीट आ रही है, तो हीट आएगी तो इट विल बी रिफ्लेक्टेड आल्सो, इट विल बी एब्जॉर्ब्ड आल्सो एंड इट विल बी ट्रांसमिट आल्सो। ठीक है ना। तो एक क्वांटिटी 3 पार्ट में डिवाइड हुई थी, जिसके ऊपर से हमें एक फॉर्मूला मिला था, रैट इक्वल्स टू 1 RAT। R मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, A मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड T मतलब कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन विल बी इक्वल्स टू व्हाट 1। ये फॉर्मूला हो चुका था। उसके बाद हमने अथरमेनस एंड डायअथरमेनस सब्सटेंस पढ़ा। अथरमेनस वो सब्सटेंस है जो ट्रांसमिट नहीं करेगा हीट को, और डायअथरमेनस वो सब्सटेंस है जो हीट को ट्रांसमिट करेगा। मैंने अथरमेनस का एग्जांपल दिया था वुड और डायअथरमेनस का एग्जांपल दिया था मैंने ग्लास। ठीक है ना। यहाँ तक हमारा टॉपिक हो चुका था। उसके बाद मैंने आपको ब्लैक बॉडी के बारे में पूछा था। ब्लैक बॉडी ये नहीं बोल सकते जिसका कलर ब्लैक है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। व्हाट इज परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ये मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी वो बॉडी है जो 100% ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करेगी। 100% ऑफ हीट को क्या करेगी, लाइट को एब्जॉर्ब करेगी, उसे बोलते हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी। लेकिन ऐसी बॉडी यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करती, ये मैं आपको बता चुका था। तो ऐसी बॉडी बनाना पड़ा। ठीक है, किसकी हेल्प से, लैंप ब्लैक की हेल्प से। लैंप ब्लैक, नाउ व्हाट इज लैंप ब्लैक, आपको बता चुका था। केरोसिन ऑयल की अगर हम एक विक लेते हैं, उसमें केरोसिन में डिप करके उसको जलाते हैं तो काला धुआं निकलता है, कार्बन। ओके, वो अगर कार्बन को हम डिपॉजिट करवाते हैं कोई भी शीट पर या पेपर पर, तो जो ब्लैक लेयर जमा होगी उसे बोलते हैं लैंप ब्लैक। ठीक है, और लैंप ब्लैक कैन एब्जॉर्ब 98% ऑफ लाइट। ठीक है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 100% हो ही गया। ठीक है ना। तो 2% भी एब्जॉर्ब होनी चाहिए। उसके लिए एक साइंटिस्ट आया। उस साइंटिस्ट ने अपनी एक बॉडी डिस्कवर करी जिसको उसने बोला गया फेरिस ब्लैक बॉडी। क्या बोला गया, फेरिस ब्लैक बॉडी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पढ़ना है क्या, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ओके, व्हाट इज परफेक्टली ब्लैक बॉडी, which can absorb 100% of light is called as परफेक्टली ब्लैक बॉडी। अब ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी बनाने के लिए जो साइंटिस्ट सामने आया वो है फेरिस ब्लैक बॉडी। ठीक है, ये जो इसने बॉडी डिस्कवर करी, इट कैन एब्जॉर्ब 100% ऑफ लाइट। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखो, पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे उसका। सी, ओके, देखिए डायग्राम कैसा था। पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, फिर आपको एक्सप्रेशन दूंगा, ध्यान से सुनना।
ओके। हाँ, अब देखिए क्या क्या है, डायग्राम बता देता हूं आपको मैं। इसे बोलते हैं कोनिकल प्रोजेक्शन, ठीक है। ये है डबल वॉल्ड हॉलो मेटल स्फीयर, डबल वॉल्ड हॉलो मेटल स्फीयर। उसके बाद ये है इंसिडेंट रे, ठीक है। और ये जो ओपनिंग है यहाँ पे जो लाइट अंदर जा रही है उसे बोलते हैं क्या, अपर्चर, ठीक है। और जो अंदर ब्लैक जो लेयर दिख रही है वो है कोटिंग ऑफ लैम्प ब्लैक, कोटिंग ऑफ लैम्प ब्लैक। ये है आपका कंसेप्ट डायग्राम का। अब सुनो इसमें क्या क्या है। इसने ये क्या, एक स्फीयर लिया, मेटल स्फीयर, और वो डबल वॉल्ड लिया, मतलब आप आउटर और यहाँ दो लेयर है और दोनों के बीच में खाली जगह, ओपन स्पेस। उस ओपन स्पेस में इंसुलेशन भरा हुआ है। देखो आपने थर्मस वर्ड सुना होगा, थर्मस के बीच में दो लेयर रहती है, इनर आउटर, बीच में इंसुलेटेड मटेरियल रहता है, ठीक है ना। वो लेयर के लिए हमें क्या करना है, देखो इंसुलेटेड लेयर है, ठीक है ना। अब वो क्या करती है, थर्मस में से अंदर की हीट बाहर नहीं जाती है, बाहर की हीट अंदर नहीं आती है। सेम कंसेप्ट यहाँ पर है। एक स्फीयर है, अंदर से उसके दो लेयर हैं और दोनों लेयर के बीच में इंसुलेटेड मटेरियल भरा हुआ है। उस स्फीयर में एक स्मॉल सा होल किया है, वेरी स्मॉल रेंज होल किया है, होल करा है। उसके बाद उसके इस होल को नाम क्या दिया गया है, अपर्चर, मतलब ओपनिंग, ठीक है ना। मतलब स्फीयर में एक होल कर दिया, ठीक है। अब उस होल के एग्जैक्टली सामने एक कोनिकल प्रोजेक्शन, कोन के शेप का प्रोजेक्शन लगा हुआ है लाइक दिस। और ये प्रोजेक्शन पॉलिश्ड है, स्टील पता आपको शाइन देता है। स्टील जो है अपना वो है एल्यूमिनियम, जो भी है स्टील जो है अपना मेटल है, वो शाइन करता है, चमकता है, ठीक है ना। तो पॉलिश्ड लेयर है, मतलब ये जो कोनिकल प्रोजेक्शन का जो सरफेस है वो पॉलिश्ड है, मतलब लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है ना। अब जब लाइट अंदर आएगा तो इस कोन पर टकराएगा। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि जिस एंगल पर लाइट आएगा उतने एंगल पर वापस भी जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए कोनिकल प्रोजेक्शन होने की वजह से लाइट जब आएगा तो स्ट्रेट बाहर नहीं निकलेगा, टकरा के वो कहीं ना कहीं जाके हिट करेगा, ठीक है। ये हो गया इसका एग्जाम्पल कोनिकल प्रोजेक्शन का। अब क्या किया गया, ये स्फीयर लिया, अंदर कोनिकल प्रोजेक्शन लगा हुआ है, स्फीयर को बंद किया और एक होल ड्रिल कर दिया। उसके बाद क्या किया, इसको चिमनी, आपको पता है अपना जो कैरोसिन में मतलब ब्लैक लेयर, ब्लैक धुआं उठाएगा, ठीक है, उसके ऊपर रखा गया इस ओपनिंग से। तो अंदर क्या होगा अंदर पूरे इनर सरफेस पर लैंप ब्लैक जाके जमा होने लगेगा, बराबर। लैंप ब्लैक जाके क्या होने लगेगा, डिपॉजिट हो जाएगा। तो पूरा इनर लेयर में देखो मैंने क्या किया है, ब्लैक कलर दिखाया है, मतलब लैंप ब्लैक इनसाइड पूरे सरफेस पे कोटेड हो चुका है, ठीक है। अब हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे। क्या हुआ, इसने लाइट को यहां से अंदर भेजा, इंसिडेंट लाइट, कोनिकल प्रोजेक्शन पॉलिश था तो लाइट टकरा के हिट किया। जैसे हिट किया वो इस पॉइंट पर आके टकराएगा, लाइट आएगा लैंप ब्लैक पर टकराएगा, तो यहीं पर उसकी सपोज 98% लाइट एब्जॉर्ब हो गई। कितनी एब्जॉर्ब हो गई, 98% लाइट एब्जॉर्ब हो गई। अब बचा कितना, सिर्फ 2%। तो 2% लाइट जो बची वो रिफ्लेक्ट हुई, तो रिफ्लेक्ट होके वो और स्ट्रेट ट्रैवल के यहाँ पे हुई। 2% लाइट गई तो उसका 100% में से 98% यहीं पे एब्जॉर्ब हो गया। फिर कुछ लाइट बची होगी, फिर टकरा के वापस आई तो यहाँ पर आके हिट करी। मतलब 2 से 3 बार टकराने में पूरी लाइट क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। मतलब जितनी लाइट अंदर आई थी, समझ लो, हिट करी, हिट करने के बाद टकराने का पॉलिश सरफेस से रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर जाएगी तो 98% यहीं पर एब्जॉर्ब हो गई। यहाँ से आगे ट्रेवल करा
ठीक है, फिर इस पॉइंट पर जाके हिट किया, ठीक है, जैसे हिट किया तो फिर से वो एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। तो ऐसे करते करते 2 से 3 बार में 100% लाइट क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब। मतलब जब 100% लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। एंड हु हैज डिस्कवर्ड दिस बॉडी, फेरीज। ओके, देयरफॉर नाम क्या दिया गया, फेरीज ब्लैक बॉडी। ओके, क्लियर है। तो दिस वाज द कंसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अबाउट फेरीज ब्लैक बॉडी, ठीक है ना। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद नेक्स्ट कंसेप्ट नाउ। ओके, नाउ सी नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, लिसन। अब है टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, रेडिएशन इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट है। स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का मीनिंग होता है बंच, ग्रुप ऑफ एनीथिंग, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ, आपको बताता हूं क्या हुआ। परफेक्टली ब्लैक बॉडी यूज की गई है इसमें, ठीक है। परफेक्टली ब्लैक बॉडी को डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पर हीटअप किया गया है, ठीक है ना। जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, आपको नॉर्मली पूछता हूं, अगर ये ब्लैक बॉडी है, ठीक है, ब्लैक बॉडी है और मैं इसको टेम्परेचर दे रहा हूं, पहले 100 केल्विन, फिर 200 केल्विन, 300 केल्विन एंड सो ऑन। अगर मैं इसको टेम्परेचर देता जा रहा हूं तो डेफिनेटली इसमें एनर्जी जो स्टोर होगी, जो एब्जॉर्ब करेगी, वो बढ़ती जाएगी। और एनर्जी अगर बढ़ती जाएगी तो एब्जॉर्ब जितना करेगा उतना एमिट भी करेगा, क्योंकि आपको मैंने बता चुका हूँ। देखो हम लोग विंटर सीजन में क्या पहनते हैं, ब्लैक कलर के स्वेटर जैकेट ज़्यादा यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ब्लैक कलर हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करके हमारी बॉडी पर ट्रांसमिट कर देता है। बराबर, एब्जॉर्ब करके वो खुद के पास रखता है क्या? नहीं, ठीक है ना। एब्जॉर्ब करेगा और हमारी बॉडी के अंदर ऊपर ट्रांसमिट करेगा, इससे हमें गर्मी लगती है। बराबर है। तो सेम जैसे आपको बोल रहा हूं मैं कि अगर मैं इस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इस बॉडी का एमिटेड एनर्जी बढ़ेगी, मतलब इंटेंसिटी ऑफ हीट रेडिएशन बढ़ेगा। ये तो क्या कंसेप्ट। लेकिन इसके साथ इसकी वेवलेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये था एक्सपेरिमेंट। ये था एक एक्सपेरिमेंट कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो डेफिनेटली एनर्जी, रेडिएटेड एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन वेवलेंथ क्या होगी। जब ऐसे एक्सपेरिमेंट करे तब इसने नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स के ऊपर ग्राफ प्लॉट किया और ग्राफ प्लॉट करने पर हमें नंबर ऑफ कंक्लूजन सामने आए। ठीक है, सबसे पहले मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा। स्पेक्ट्रम मतलब होता है ग्रुप ऑफ एनीथिंग, इसलिए बोला गया इसमें स्पेक्ट्रम। क्यों? क्योंकि एनर्जी का ग्रुप परफॉर्म होगा डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर और उसको मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंट करवाऊंगा, जो ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट हो चुका है। तो इसके हम कंक्लूजन पढ़ने वाले हैं। एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी परफॉर्म होके ये रिलीज रिकॉर्ड हो चुकी थी। ठीक है, अब देखिए इसका डायग्राम कैसे बनेगा। लिसन, ओके। हाँ,
देखिए ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ, ठीक है। फर्स्ट रीडिंग, देखिए एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म हुआ तो पहले 1000 केल्विन पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ। कितने टेम्परेचर पर? 1000 केल्विन तक। 1000 केल्विन का टेम्परेचर परफेक्टली ब्लैक बॉडी को दिया गया और उसके बाद उसकी रेडिएटेड एनर्जी की वैल्यूज नोट डाउन करती गई। मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रखा गया है और एनर्जी रेडिएटेड जो है उसकी रीडिंग रिकॉर्ड हुई। तो फर्स्ट माउंटेन बना इस तरह, ये माउंटेन बना, ये है पीक वैल्यू, ठीक है। तो 1000 केल्विन पे पीक वैल्यू है, ठीक है ना। लेकिन ये देखो कर्व जो है यूनिफॉर्म नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म कर्व? देखिए यूनिफॉर्म कर्व किसे बोलते हैं? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अगर कर्व इस तरह परफॉर्म होता तो इसे बोला जाता है यूनिफॉर्म, जितना LHS उतना ही RHS। लेकिन अगर कर्व इस तरह बना हुआ है, मींस लाइक दिस इज नॉट यूनिफॉर्म कर्व। अगर मैं पीक पॉइंट से निकाल दूंगा लाइन तो चेक करिए दोनों साइड इक्वल नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म कर्व था। पहले तो ये ऑब्जर्व हुआ कि कर्व इज नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ने वाली है। लेकिन ये देखो ये है पीक पॉइंट, ये है वेवलेंथ, तो ये हो गया इस टेम्परेचर पर फर्स्ट लैम्बडा मैक्स फर्स्ट, ठीक है। ये फर्स्ट रीडिंग हुई थी। फिर टेम्परेचर बढ़ा 1250 केल्विन पे। 1250 केल्विन पे जब टेम्परेचर बढ़ा तो एनर्जी बढ़ गया, लेकिन कर्व चेक करो और शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब देखो कर्व बेंड हो रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट। कर्व क्या हो रहा है? बेंड टुवर्ड लेफ्ट। ये पीक पॉइंट है, फिर थोड़ा और पीक पॉइंट हो गया, फिर जब और टेम्परेचर बढ़ाया गया तो कर्व फिर से शिफ्ट हो गया। मतलब कर्व जो है इट इज पीक पॉइंट, इट इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट। ये भी यूनिफॉर्म नहीं। यूनिफॉर्म किसे बोलेंगे? देखिए ग्राफ इस तरह नहीं है, एक के ऊपर एक पीक पॉइंट नहीं आ रहा। कर्व इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट। मींस ये हुआ कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एनर्जी रेडिएटेड भी बढ़ेगा, लेकिन लैम्बडा मैक्स 1। अब देखिए सेकंड पीक पॉइंट पे आ जाएगा क्या? लैम्बडा मैक्स 2। और थर्ड पीक पॉइंट पे क्या आ गया? लैम्बडा मैक्स 3। चेक करिए टेम्परेचर बढ़ रहा है, एनर्जी बढ़ रहा है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वेवलेंथ कम हो रहा है। ये इसका एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। तो इस पे जो कंक्लूजन है वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे बोला गया था स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी, ठीक है ना। तो एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म हुआ वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी पर परफॉर्म हुआ और जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता जा रहा था एनर्जी रेडिएशन भी बढ़ेगा। लेकिन ऑब्जर्वेशन कौन कौन से थे? कर्व यूनिफॉर्म नहीं, कर्व शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, और वेवलेंथ जो है टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वेवलेंथ कम हो रही है, ठीक है ना। तो ये तीन कंसेप्ट इसमें से सामने आए थे, ठीक है ना। इस तीन कंसेप्ट में से 2 पर लॉ बन गए, वो आपके आगे के टॉपिक है। मतलब इनके ऊपर इस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होने के बाद ही 2 लॉज सामने आए, जिसको एक को नाम दिया जाएगा वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। क्या नाम देंगे? वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। और दूसरे कंसेप्ट का नाम रहने वाला है स्टीफन्स लॉ। वो दोनों भी लॉ इस ग्राफ की वजह से बने थे, ठीक है। मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले इतना टॉपिक समझ लो मैं क्या क्या बोल रहा हूं। सो इन दिस केस व्हाट वाज द कंक्लूजंस फॉर दिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज, फर्स्ट में ये बोला गया, फर्स्ट में क्या है देखिए, फर्स्ट टॉपिक में ये बोला गया ग्राफ ऑफ लैम्बडा वर्सेस ई इज नॉट यूनिफॉर्म, इज नॉट यूनिफॉर्म। ये है फर्स्ट कंक्लूजन ऑफ दिस कर्व, ठीक है ना, इज नॉट यूनिफॉर्म। उसके बाद ये बोला गया कि सेकंड में ग्राफ इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स what? Left. Graph is shifting towards left. This was the second conclusion. Okay, this was the second conclusion. Graph is shifting towards left. Okay, इसका मीनिंग ये हुआ कि ग्राफ तो बढ़ रहा है लेकिन वेवलेंथ कम हो रहा है। मींस वी कैन से लैम्बडा मैक्स is decreasing with टेम्परेचर, ये सेकंड कर्व था। और इसके बाद थर्ड कंसेप्ट ये था क्या? एनर्जी। थर्ड में ये बोला गया एनर्जी रेडिएटेड
by black body is increasing with temperature rise. ये तीन कंक्लूजन लिख लेते हैं इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के. इट वाज एन एक्सपेरिमेंट. ठीक है, तो ये कंसेप्ट से अब हम आगे बढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो पैटर्न समझ में आ गया. तो आपको ग्राफ कई बार रिप्रेजेंट करने के लिए आता है, तो ग्राफ के कंक्लूजन लिखना जरूरी है. ग्राफ प्लॉट हुआ था वेवलेंथ अगेंस्ट एनर्जी रेडिएटेड बाय परफेक्टली ब्लैक बॉडी. तो ये ऑब्जर्व हुआ कि टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो एनर्जी भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वेवलेंथ इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट, मतलब वेवलेंथ कम हो रहा है. ठीक है ना. सो इन कंक्लूजन के ऊपर अब एक लॉ बनने जा रहा है जो आपका बहुत काम का लॉ है. ध्यान से सुनना, मैं हटा रहा हूं टॉपिक. तो इसके बाद कंक्लूजन के बाद एक नाम आएगा आपको सी. अब मुझे एक बात बताइए, टेम्परेचर और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है? टेम्परेचर बढ़ रहा है, वेवलेंथ कम हो रहा है. ठीक है, इसके ऊपर से ही आपका एक लॉ बना जिसका नाम था वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. ये नाम है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. अब ये लॉ क्या होता है देख लो. सी, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. ठीक है, इस लॉ में ये बताया गया कि लैम्बडा मैक्स मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? रेसिप्रोकल मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? एब्सोल्यूट टेम्परेचर. ये लॉ का स्टेटमेंट था. मैक्सिमम वेवलेंथ एमिटेड बाय द परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. ओके, सो देयरफॉर प्रोपोर्शन हटाने के लिए वी विल यूज अ कांस्टेंट नथिंग बट b into 1/t. ओके, वेयर, ये तो फॉर्मूला हो गया. वेयर b will be is equals to name is Wein's constant. What is b? Wein's constant. This was the Wein's displacement law. Okay, this was the observation of this experiment. Okay, clear? So now we move to next topic as see. वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ के बाद अब आपको दो डेफिनेशंस और आने वाली हैं. वो दो डेफिनेशन बहुत काम की हैं आगे के कंसेप्ट के लिए. ठीक है, सो सी, हाँ, नेक्स्ट इज एमिसिव पावर. एमिसिव पावर, ये डेफिनेशन आपको आने वाली है. एमिसिव पावर और एक डेफिनेशन आएगी एब्सॉर्प्टिव पावर. ओके, एमिसिव पावर एंड एब्सॉर्प्टिव पावर. नाउ व्हाट इज एमिसिव पावर? नाम समझ में आ रहा है. एमिसिव पावर, पावर टू एमिट. अब मैं आपसे एग्जांपल पूछता हूं. देखो, एक बॉडी है दिस वन, एक ये बॉडी है और एक ये बॉडी है. दोनों को मैं टेम्परेचर सेम टेम्परेचर पे हीट अप कर लेता हूँ. इसको भी मैं बोलता हूँ कि ये 100 सपोज 80 डिग्री सेल्सियस और ये भी 80 डिग्री सेल्सियस. एमिसिव पावर है. एमिसिव मतलब एमिट करने वाला है. ये भी 80 और ये भी 80 डिग्री सेल्सियस पे हीट करके मैं एटमॉस्फेयर में लेके आऊँ. अब बताइए, अगर मैं एटमॉस्फेयर में लाऊंगा तो डेफिनेटली हीट एमिट करेंगे. क्यों? इनका हीट ज्यादा है एज कंपेयर टू सराउंडिंग, क्योंकि रूम टेम्परेचर सपोज 30 डिग्री सेल्सियस है, तो ये बॉडीज हीट को एमिट करेंगी. अब बताइए कौन सी बॉडी ज्यादा हीट एमिट कर पाएगी? जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है. ठीक है, सरफेस एरिया ज्यादा है, इसका सरफेस एरिया वेरी स्मॉल है एज कंपेयर टू दिस, तो ये बॉडी ज्यादा हीट एमिट करेगी. ठीक है, एज कंपेयर टू दिस बॉडी. तो फॉर्मूला इसके ऊपर से बना गया. व्हाट इज एमिसिव पावर? देखिए, एमिसिव पावर इज डिनोटेड बाय व्हाट? E. एमिसिव पावर इज डिनोटेड बाय व्हाट? E. ना फॉर्मूला बनेगा E is equals to, it is defined as amount of heat emitted per unit area per unit time.
पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो डेफिनेशन क्या बोल रहा हूं मैं, व्हाट इज डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ हीट emitted per unit area per unit time, that is called as what, emissive power of a body। ठीक है, ये होगा फॉर्मूला E is equal to Q upon 80। ठीक है ना, तो Q upon 80 दिस का मेन फॉर्मूला। ठीक है ना, ये फर्स्ट कंसेप्ट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट का कंसेप्ट में, अभी एमएसए पावर आपने जनरल बॉडी का पढ़ा, अब आपको पढ़ना है एमएसए पावर ऑफ अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी का एमएसए पावर क्या होना चाहिए, आपको बताया था कि वो 100% ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, बराबर। जब 100% लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो 100% लाइट को एमिट भी करेगा, क्योंकि हीट आप एब्जॉर्ब करके रेस्ट करके नहीं रख सकते। ठीक है ना, तो उसे हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले आप याद रखो, व्हाट इज एमएसए पावर, अमाउंट ऑफ हीट एमिटेड टू द टोटल अमाउंट ऑफ हीट एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ओके, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एमएसए पावर। ठीक है, उसके बाद इसी के साथ में एक और डेफिनेशन ऐड कर देता हूं, ध्यान सुनना, कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन। कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन, सिंबल विल बी स्मॉल e, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन, ध्यान से सुनिए। आपने कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन पढ़ा, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ा, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा, ये तीन हो चुके हैं। ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट क्यू आ रही थी। ठीक है, अब क्यू आ रही थी तो आपने पहला फॉर्मूला ये देखा, देखो मैं याद रखता हूं, A इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन QA बाय Q, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट। उसके बाद आपने R पढ़ा। ठीक है, रिफ्लेक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड टू टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट। उसके बाद T में आया तो फॉर्मूला बना अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिटेड टू द टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट। ये तीन फॉर्मूले आपने पहले पढ़े थे, लेकिन एमिशन नहीं पढ़ा था, कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन नहीं पढ़ा। अब देखो एमिशन के लिए आपने, हम परसेंटेज निकालते हैं सब्जेक्ट वाइज के, बराबर। तो मुझे सपोज 500 मार्क मिला आउट ऑफ 600, तो हम क्या करते हैं 500 बाय 600, मतलब टोटल से हम डिवाइड करते हैं हमेशा, बराबर है, टोटल से हम डिवाइड करते हैं। क्लियर। सिमिलरली एमिशन फाइंड आउट करना है, तो सबसे ज्यादा एमिशन कौन करेगा, मतलब सबसे ज्यादा हीट कौन देगा, जो सबसे ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, जो सबसे ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा। अब ये सोचो, सबसे ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कौन करता है, ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी इज द 100% एब्जॉर्प्टिव बॉडी, 100% एब्जॉर्ब कर रहा है, तो 100% एमिट करेगा। मतलब अगर मैं बात करूं कि एमिसिव पावर सबसे हाई किसका होना चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, उसके ऊपर एमिसिव पावर किसी भी बॉडी का एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर है, मतलब हम क्या बोलने वाले हैं कि एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज हाईएस्ट एज कंपेयर टू व्हाट, एनी अदर बॉडी। Clear? So we will compare the emissive power with a perfectly black body. Okay, now so अगर कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन निकालना है तो we will calculate how we will compare it by maximum. तो amount of heat emitted by ordinary body to the amount of heat perfectly black body. Okay, तो formula of coefficient of emission will be compared with emissive power of perfectly black body. What is EB? Emissive power of black body. What is capital E? Emissive power of any body. Any body. अब बताइए emissive power of any body मतलब मैं कैसे बोलता हूँ, सपोज ये भी बॉडी है, ठीक है ना। अब ये बॉडी का emissive power डेफिनेटली है, ये भी अगर इसको मैं हीट दूंगा तो हीट एमिट करेगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ मेरे पास परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, तो ये ब्लैक बॉडी 100% हीट को एमिट कर रही है, एब्जॉर्ब भी कर रही है और एमिट भी कर रही है। तो इसी से मैं कंपेयर करने वाला हूं इस बॉडी को। सो इन दिस केस ये जो फार्मूला है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन। मैं लिख देता हूं वेयर कैपिटल E इज इक्वल्स टू, व्हाट इज कैपिटल E, एमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी, और व्हाट इज EB, emissive power of perfectly
perfectly black body, perfectly black body. Okay, तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फॉर योर फर्दर डेरिवेशन. ठीक है, ये टॉपिक आपको फिर से आएगा. एक तो ये हो गया. अब एमएसए पावर के साथ साथ एक और वर्ड आता है एब्जॉर्प्टिव पावर. एब्जॉर्प्टिव पावर डेफिनेशन तो सेम बनेगी लेकिन इसका कोई फॉर्मूला नहीं है. व्हाट बी डेफिनेशन? हमने क्या कहा था? अमाउंट ऑफ हीट एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. तो एमएसए पावर के साथ एब्जॉर्प्टिव पावर अगर बोला जाएगा तो इसका डेफिनेशन बनेगा क्या? अमाउंट ऑफ हीट व्हाट एब्जॉर्ब. वर्ड चेंज हो जाएगा, सिर्फ वर्ड आ जाएगा व्हाट एब्जॉर्ब पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. This is called as absorptive power. Okay, तो absorptive power कोई नया फॉर्मूला नहीं है. फॉर्मूला आप लिखना चाहो तो Q/80 से ही लिख सकते हो, लेकिन फिलहाल मैं आपको सिर्फ डेफिनेशन समझा रहा हूँ कि अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट एब्जॉर्प्टिव पावर. ठीक है, तो दिस वाज द टू इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. ठीक है, पहला समझिए कि व्हाट इज स्मॉल ई, कैपिटल ई अपॉन ईबी. ई मतलब है एमएसए पावर ऑफ एनी बॉडी, ईबी क्या है? एमएसए पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी. ठीक है ना. अब आपने ये वर्ड ऑलरेडी पढ़ लिया है, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन. कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन याद करिए इसका फॉर्मूला मैं फिर से रिवाइज करवा रहा हूं. इसका फॉर्मूला ऐसा है, स्मॉल a इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट. सही है. तो यहां से क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कितना हो जाएगा? a इंटू क्यू. a इंटू क्यू. अब बताइए, ये जो मैंने कंसेप्ट लिखा ये ऑर्डिनरी बॉडी के लिए है, नॉट फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी. दोनों में डिफरेंस क्या है? मैंने बोला कि मैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी हूं, एग्जांपल दे रहा हूं, परफेक्टली ब्लैक बॉडी हूं, मेरे ऊपर 100 जूल्स का एनर्जी आके गिरा, तो 100 जूल्स का एनर्जी इंसिडेंट एनर्जी, टोटल एनर्जी. अब बताओ, मैं ब्लैक बॉडी हूं, परफेक्टली ब्लैक बॉडी हूं, मैं पूरा हीट एब्जॉर्ब कर लूंगा, मतलब मेरी हीट एब्जॉर्ब इज एक्जैक्टली इक्वल्स टू क्यू. लेकिन ऑर्डिनरी बॉडी ऐसा नहीं करता. ऑर्डिनरी बॉडी 100% एब्जॉर्ब नहीं करता, तो मैं हेल्प लूंगा कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन. तो Q अमाउंट ऑफ हीट टोटल आ रहा है, उसमें से एब्जॉर्ब हुआ है सिर्फ QA, तो QA अपॉन Q लिखा, तो QA का फॉर्मूला क्या बनेगा? A इंटू Q. माइंड में सेट रखिए, ये आगे के कंसेप्ट में काम आने वाला है. ठीक है ना. अब मैं आपसे एक और चीज पूछता हूँ, अगर मैं 100 जूल्स एनर्जी एब्जॉर्ब करूंगा तो एमिट कितना कर पाऊंगा? 100 जूल्स. अगर मैं 50 जूल्स एनर्जी एब्जॉर्ब करूंगा तो एमिट कितना कर पाऊंगा? 50 जूल्स. मतलब जितनी हीट एब्जॉर्ब होगी उतनी हीट एमिट होगी, जितनी हीट एब्जॉर्ब होगी उतनी हीट एमिट होगी, या जितनी हीट एमिट होगी उतनी ही एब्जॉर्ब होगी, दोनों इक्वल है. ठीक है ना. अब इस कंसेप्ट पर नेक्स्ट लॉ बना था जिसका नाम था किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन. क्या नाम था? किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन. ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी इसके ऊपर प्रूफ भी है, थ्योरेटिकल प्रूफ है. ठीक है ना. तो जो मैंने आज बताया है ये अब नेक्स्ट कंसेप्ट में लगने वाले हैं. ये फॉर्मूला स्टीफन्स लॉ में यूज होगा, ये कंसेप्ट आपको किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन में यूज होगा, ये कंसेप्ट भी किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन में यूज होगा. किरचॉफ लॉ ने ये बताया सिर्फ कि अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट एमिटेड. तो उसने सिर्फ इतना बोल दिया कि अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, देखो मैं लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, उसने सिर्फ इतना बोल दिया कि कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन मतलब स्मॉल इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन. कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, मतलब हीट एमिटेड विल बी इक्वल्स टू हीट एब्जॉर्ब. जितनी एब्जॉर्प्शन उतनी एमिशन. ये लॉ इसने ऑलरेडी इतने में बताया कि इसे प्रूफ भी किया गया है थ्योरेटिकली, मैं आपको प्रूफ करवा के दूंगा. तो लॉ क्या है कि कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन. ओके, दिस इज किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन.
प्रूफ हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो प्लीज इतना टॉपिक आप लोग याद रखिए, कुछ मेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये याद रखिए। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे व्हाट, किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन, ठीक है ना। वेरी सिंपल, मैं आपको एक्सप्रेशन करके दूंगा, ध्यान से समझना, फॉर्मूले को कंपेयर करना, माइंड में ये सेट रखना है हमें कि ब्लैक बॉडी जितनी हीट आएगी उतनी पूरी एब्जॉर्ब करेगी, लेकिन ऑर्डिनरी बॉडी उतनी हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगी। कितनी करेगी? A टाइम्स ऑफ Q। ये मैं नेक्स्ट जनरेशन में यूज करूंगा। कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगी ऑर्डिनरी बॉडी? A टाइम्स ऑफ Q, ठीक है ना, ये फॉर्मूला रहेगा। अच्छा, अब जितनी हीट एब्जॉर्ब कर लेगी उतनी एमिट करेगी। बस ये दो कंसेप्ट में यूज करूंगा, यू विल गेट द आंसर ऑफ किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन। ओके।